नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की सुबह जो क्लास चलाई जा रही है पर्यावरण अध्ययन की ईवीएस, इसमें संबंधित हम बात करेंगे कि रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसके अंतर्गत जीवाणुओं, विषाणुओं और मच्छरों से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आप लोगों के बनते हैं। तो यहाँ से सभी प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है, नोट्स बनाए गए हैं जो कि छोटी क्लास चलाई जाएगी सुबह की, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुबह की पहली नोट के साथ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोग बनते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पे बात करेंगे मच्छरों से होने वाले रोग। देखिए मच्छरों से कौन कौन से रोग होते हैं। यहाँ पे देखिए मच्छरों से होने वाले रोग के अंतर्गत मच्छर से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के रोग होते हैं। याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया किसके काटने से होता है, तो याद रखिएगा मच्छरों के काटने से होता है। यहाँ पे देखिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के रोग होते हैं मच्छरों के काटने से। और यहाँ पे देखिए दूसरा टॉपिक हमारा यह है कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है। यानी देख लीजिए मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है, नर नहीं, मादा मच्छर के एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मनुष्य का शरीर है, इसके ऊपर मच्छर बैठ के काटते हैं। तो काटने के बाद क्या करते हैं, अपने जो लार्वा होते हैं उसे छोड़ देते हैं मनुष्य के शरीर में, तो वो रक्त में मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे एनोफिलीज मच्छर है, जिसके काटने से क्या होता है, आप में मलेरिया का रोग जो लक्षण होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। और ये देखिए एडीज मच्छर, इसके काटने से भी मलेरिया होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है कि मलेरिया में ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। जो मलेरिया होता है तो व्यक्ति को ठंड लगता है, कपकपी के साथ क्या होता है, बुखार। यानी कपकपी का मतलब ये है कि ठंड लगता है, आपके हाथ पाँव क्या करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न बन जाए कि मलेरिया के काटने के लक्षण क्या है, तो यहाँ पे कहेंगे आपकी ठंड लगती है, कपकपी होती है, उसके साथ क्या होता है, बुखार होता है। तो मलेरिया का दूसरा लक्षण क्या है कि मलेरिया परीक्षण में मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। देखिए जब मच्छर काटते हैं आपके शरीर में, यहाँ पे एक परजीवी है, लार्वा छोड़ते हैं, तो वो मनुष्य के रक्त में मिल जाते हैं। वर्षा के बाद मलेरिया जो होती है ज़्यादा फैलता है। मतलब ये है कि वर्षा होती है तो मच्छर जो होते हैं साफ पानी में अपने अंडे देते हैं, जिसका कारण ये होता है कि मच्छरों की पैदावार जो होती है अधिक होती है। अधिक होने के कारण क्या होती है, फैल जाते हैं हमारे परिवेश में और हमें काटने लगते हैं। यानी मनुष्यों को काटते हैं तो क्या होता है, मलेरिया उत्पन्न हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले नोट्स पे। सभी लोग नोट बनाते चलिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सभी लोग। आज जो सुबह सुबह क्लास चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य यही है कि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को जो बनते हैं सभी प्रश्नों को कवर किया जाए मलेरिया से। तो यहाँ पे देखिए अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा यह है कि डेंगू मच्छर अक्टूबर से दिसंबर तक में इसकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। देखिए अगर पूछ दिया जाए कि डेंगू मच्छर कब से कब तक अधिक इनकी मात्रा होती है, तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में क्या होती है, इनकी मात्रा अधिक संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मच्छर के लार्वा जो होते हैं भूरे रंग के होते हैं। इनका रंग क्या होता है, भूरे रंग के होते हैं। और यहाँ पे देखिए नाली हो गए, यहाँ पे जो टंकी है, और यहाँ पे देखिए डब्बे में पानी भरा हुआ है, इसमें क्या होते हैं, ये अपने अंडे देते हैं। और अंडे क्या होते हैं, इनके जो होते हैं लार्वा जो होते हैं ये भूरे रंग के होते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मच्छरों के लार्वा जो होते हैं किस कलर के होते हैं, तो याद रखिएगा भूरे कलर के होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि मलेरिया की दवा। देखिए मलेरिया की दवा किससे बनती है। देखिए यहाँ पे पहला करा है कि मलेरिया की दवा कुनेन सिनकोना की छाल, पेड़ जो है उसकी छाल से बनाया जाता है, जिसमें मलेरिया का व्यक्ति जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। मतलब ये है कि मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है, तो यहाँ पे देखिए कुनेन का पेड़ है, उसकी एक सिनकोना पेड़ है, उसकी छाल से बना। देखिए ये कुनेन है, कुनेन का पेड़ है, वृक्ष है। और यहाँ पे देखिए सिनकोना का वृक्ष यानी छाल उसकी है, उससे क्या होती है कि मलेरिया की दवा बनाती है, जिससे व्यक्ति क्या होता है सही समय पे दिया जाए, उपचार किया जाए, तो क्या होता है, स्वस्थ हो जाता है जल्दी। और देखिए इस दवा का प्रयोग बहुत ही प्रचुर मात्रा में भारत में पाया जाता है। इसकी उपयोगिता से व्यक्ति जल्दी ही ठीक होने के साथ साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर पकड़ पा लेता है। तो याद रखिएगा सिनकोना के पेड़ और यहाँ पे कुनेन के पौधे, इससे क्या होती है, मलेरिया की दवा बनाई जाती है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी दवा जो होती है बहुत ही प्रचुर मात्रा में भारत में पाई जाती है। इसके पेड़ सिनकोना और यहाँ पे कुनेन के बीच, इससे क्या होता है, जब व्यक्ति को इसका उपचार किया जाता है तो इसी का दवा के रूप में दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा यहाँ पे क्या है। देखिए क्लास छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बनते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये करा है कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही अपना अंडा देता है। याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि डेंगू का मच्छर जो होता है कहाँ पर अपने अंडे देता है, तो याद रखिएगा साफ पानी में देता है। ये गंदे पानी में नहीं देता है, साफ पानी में देता है अपना अंडा। देखिए डेंगू का मच्छर, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये, कि डेंगू का जो मच्छर होता है ये अपने अंडे कहाँ देता है, तो साफ पानी में देता है। अब देखिए दूसरा हमारा ये करा है मलेरिया के विषय में पुरानी अवधारणा है कि गंदगी में जहरीली गैसों के मिलने से बीमारी फैलती है। यानी ये है कि मलेरिया की जो बीमारी है ये आपकी गंदगी जो होती है, गंदे पानी जहरीली गैसों से मिलते हैं, यानी फैक्ट्रियों से जो निकलता है आपकी जहरीली गैसें, यानी जो गैस हमारी जो फैक्ट्रियों से निकलता है, जो कारखाने उससे निकलते हैं, उससे फैलता है। लेकिन ये देखिए पुरानी अवधारणा है। लेकिन अगला हमारा ये करा है कि तालाब में मच्छरों के लार्वा को खाने हेतु यहाँ पे देखिए गैम्बूसिलिया मछली पाली जाती है, जो उसके और तेल का छिड़काव किया जाता है, जो कि तालाब में के अंदर ऑक्सीजन कट जाता है, जिससे लार्वा खत्म हो जाता है। मतलब ये है कि देखिए तालाबों में मच्छरों के लार्वा को खाने के लिए उनके देखिए यहाँ पे मछली एक है जिसका नाम है यहाँ पे गैम्बूसिया मछली है, जो मच्छरों के लार्वा को खाती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मछली है और यहाँ पे मच्छरों के लार्वा जो लटके हुए हैं ये क्या होती हैं, इन्हें खा जाती है। खाने के बाद क्या करती हैं, इसे वहाँ से ख़त्म कर देती है। और एक तरीका और है कि यहाँ पे तालाबों और अपने नालों में क्या करें, अगर तेल का छिड़काव करते हैं तो ऊपर ही हिस्सा पे तेल फैल जाता है। तेल फैलने के कारण क्या होता है कि जो मच्छर के जो लार्वा है नीचे, उनको ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो सकता है, O2 प्राप्त नहीं होता है, तो क्या होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए गंदगी इतनी है यहाँ पे फैली हुई है, जिसमें क्या होता है मच्छर अधिकतर यहाँ पे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, इनके जो तालाब में जो मछलियाँ पाली जाती हैं उसका नाम यहाँ पे है गैम्बूसिया मछली पाली जाती है, जो क्या करते हैं मच्छरों के लार्वा को ख़त्म कर देते हैं खाकर। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे मलेरिया की खोज करता है। देखिए मलेरिया की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है रोलांड रास ने क्या किया था, खोज किया था। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। याद रखिएगा, जो रोलांड रास जो है ये भारत के ही नागरिक हैं। इनकी जो माता थी जो ये थी अमेरिकन थी और इनके पिता जो थे इंडियन थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम मलेरिया से मच्छर के काटने से होता है ऐसा इन्होंने खोज किया था। और इनका प्रयोग जो था, इसका पता इन्होंने सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में लगाया था। यानी इन्होंने भारत के सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में इन्होंने इसका पता लगा था, परीक्षण किया था, तो पता चला था कि मलेरिया जो होती है ये मच्छरों के काटने से होता है। और देखिए 1902 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। देखिए यहाँ पे सिकंदराबाद हॉस्पिटल का इनका पिक्चर है, जहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इसे खोज किया था और यहाँ पे देखिए नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो 1902 में, और 1902 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी मृत्यु, याद रखिएगा, यहाँ पे रोनाल्ड रास की मृत्यु जब हुई थी 1902 में ही उन्होंने खोज किया था, 1902 में ही इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और 1902 में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि एनीमिया के कारण, देखिए एनीमिया के कारण होता क्या है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि एनीमिया के कारण होता है। देखिए पता भी लगाया जा सकता है, होता भी है। देखिए रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। मतलब ये है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की जो कमी हो जाती है, इसके कारण एनीमिया रोग होता है। और यहाँ पे देखिए महिलाओं में हीमोग्लोबिन की रक्त में सामान्य मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति सेंटीग्राम होती है। और यहाँ पे देखिए मनुष्यों में इसकी मात्रा 14 से 18 ग्राम प्रति सेंटीग्राम होती है। तो याद रखिएगा, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की रक्त की जो सामान्य मात्रा है कितनी पाई जाती है, 12 से 16 ग्राम पाई जाती है। ये CTET में पूछा जा चुका है आपका 2014 में। याद रखिएगा 2014 में पूछा जा चुका है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की रक्त की सामान्य मात्रा कितनी सेंटीग्राम में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये देखिए 12 से 16 ग्राम प्रति सेंटीग्राम में पाया जाता है। देखिए ग्राम प्रति सेंटीग्राम में पाया जाता है। और मनुष्यों में केवल आपको क्या करना है, 2 ग्राम बढ़ा देना है, तो 14 से 18 ग्राम। यहाँ पे देखिए 8वीं बुक EVS में दिया गया है कि यहाँ पे एक क्लिनिक की है कि आरती नाम की एक लड़की है जिसकी आयु कितनी है, 12 वर्ष है और ये फीमेल है। और याद रखिएगा इसे एनीमिया हुआ है, तो इसकी जब जांच की गई तो इसके 8 ग्राम प्रति सेंटीग्राम इसके हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई गई। लेकिन बाद में इसकी जब उपचार किया गया तो धीरे धीरे मात्रा बढ़ने लगी। यहाँ पे फिर से इसकी 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर इसकी मात्रा जो है हीमोग्लोबिन की बढ़ती गई। याद रखिएगा, महिलाओं में कितनी पाई जाती है मात्रा, 12 से 16 प्रति ग्राम सेंटीग्राम पाई जाती है। और मनुष्यों में इसकी मात्रा 14 से 18 ग्राम प्रति सेंटीग्राम रक्त में पाई जाती है हीमोग्लोबिन की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे।
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए ये हमारा करा है कि हीमोग्लोबिन लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है। याद रखिएगा, एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो लौह की कमी से, हीमोग्लोबिन में लौह की कमी से होती है। अब देखिए बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन में लौह यानी आयरन तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन में लौह यानी आयरन की मात्रा तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की मात्रा होती है। एनीमिया रोग के लक्षण क्या थे? देखिए एनीमिया रोग के लक्षण बहुत ही सामान्य हैं। जिसको भी एनीमिया रोग हो जाएगा उसके शरीर में क्या होता है? रक्त की कमी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एनीमिया रोग हुआ है जिस व्यक्ति में, उसमें जो होता है यहाँ पे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है बहुत ही कम हो जाती है और उसका जो ब्लड होता है कम हो जाता है, उसके हाथ पीले टाइप के हो जाते हैं और यहाँ पे रक्त की कमी हो जाती है। याद रखिएगा, सीधे सीधे है कि हाथ पैर पीला हो जाएंगे, क्या होता है शरीर पीला हो जाता है और उसमें क्या होता है रक्त की कमी हो जाती है। और नॉर्मल व्यक्ति में देखिए यहाँ पे क्या होता है, उसके शरीर के जो भाग हैं वो क्या होते हैं, रक्त की मात्रा प्रचुर होती है और उनमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है ये भी जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उतना होता है। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और हीमोग्लोबिन में यहाँ पे आयरन की मात्रा और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा है, कुछ थोड़ा सा और रह गया है क्योंकि आज की जो सुबह की क्लास चलाई जा रही है इसमें क्या है कि अधिक से प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है, उतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया है जितना आपको समझ में आ जाए यहाँ पे मलेरिया से और एनीमिया से। तो यहाँ पे देखिए, गुड़, आंवला व हरे पत्ते दार सब्जियों में आयरन की मात्रा होती है। आयरन की मात्रा किस में पाई जाती है? तो यहाँ पे देखिए गुड़ में पाई जाती है, आंवला में पाई जाती है, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है आयरन की मात्रा। आयरन की मात्रा का सबसे अच्छा विश्लेषण करने का मतलब तरीका जांच करने का ये है कि किसमें है। अगर आप लोग जांचना चाहते हैं कि किसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है तो देखिए दाल में, चावल में, हरी सब्जी, रोटी में। याद रखिएगा, अगर हरी सब्जी को आप काटेंगे, काट के छोड़ देंगे तो क्या होता है, उसके भाग में क्या होता है, उसके छल्ले निमा दिखते हैं, काले पड़ जाते हैं सब्जियों में। तो अगर काले पड़ जाते हैं तो याद रखिएगा वो क्या होते हैं, आयरन की मात्रा उन सब्जियों में अधिक पाई जाती है। देखिए पालक में भी पाई जाती है, आंवला में भी पाई जाती है, गुड़ में भी पाई जाती है। और यहाँ पे देखिए इन सभी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हमारे शरीर में एनीमिया की जो कमी है वह दूर हो जाती है। शरीर में प्रचुर मात्रा में आयरन की उपयोगिता बढ़ती है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। याद रखिएगा, आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें सब्जियों का, आंवले का और यहाँ पे गुड़ का उपयोग करना चाहिए। आंवले का मतलब ये है कि खट्टापन होगा तो आपकी जो दांतों में पैरिया है वो भी खत्म हो जाएगी। इसका और एक और उपचार है कि चावल का भी प्रयोग करें, दाल का भी, हरी सब्जी का और यहाँ पे रोटी। अधिक से अधिक हरी सब्जी में आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे जो कि बहुत ही अच्छा है। देख लीजिए, यहाँ पे मक्खियों से प्रश्न है कि मक्खियों के द्वारा फैलाए गए रोग से, यहाँ पे देखिए लोगों में पेट की बीमारी होती है। याद रखिएगा, मक्खियों के द्वारा जो रोग होता है उससे लोगों के यानी व्यक्तियों के पेट में क्या होता है, दर्द होता है, पेट की बीमारी होती है। और यहाँ पे देखिए मक्खियों से हैजा, डायरिया और निद्रा जैसे यहाँ पे रोग, यहाँ पे देखिए रोग होगा, रोग दिखते हैं। याद रखिएगा, दिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मक्खियों से हैजा और डायरिया और निद्रा जैसी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे देखिए मस्तिष्क में, याद रखिएगा, अगर यहाँ पे पॉइजन पाई जाती है तो मक्खी के मस्तिष्क में क्या पाई जाती है कि पॉइजन पाई जाती है। और यहाँ पे देखिए इस व्यक्ति को कलरा हो गया है, डायरिया हो गया, जिससे उल्टियाँ अधिक होती हैं और पेट में दर्द होता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही अच्छा है, ये नेक्स्ट है और आखिरी भी है। तो यहाँ पे देखिए बात करेंगे कि जीवाणु जनित रोग। देखिए जीवाणु जनित रोग यानी एक विषाणु होता है और एक जीवाणु होता है। तो जीवाणु जनित रोग के कारण क्या होता है, देखिए कुष्ठ रोग होता है, हैजा होता है, टीबी होता है, निमोनिया होता है, डायरिया। देखिए विषाणु और यहाँ पे जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए टीबी का मरीज़ है, अगर खांसता है तभी पहुँच जाएगा, हैजा है, उल्टी होती है तभी होता है, कुष्ठ रोग है, अगर उसके पास रहेंगे सट जाएगा, उसकी जो बैक्टीरिया है आपके शरीर में चला जाएगा तो आपको हो सकता है। और देखिए निमोनिया जो होती है सर्दियों की होती है, डायरिया जो होती है उल्टी की मात्रा अधिक होती है। ये देखिए बैक्टीरिया यहाँ पे जीवाणु हैं, इनके कारण क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में जो होती हैं ये आयरन की कमी हो जाती है और व्यक्ति जो होता है यहाँ पे हर रोग से ग्रसित हो जाता है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, परमा एजुकेशन चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।